कहानी का नाम है रायता इफ्लैंड। मेरी ही तरह बगीचे के पेड़ चुप है। माँ मुझे प्यार से सूप देती थी, चम्मच रख देती थी मेरे हाथ में, मेरे घुंघराले बालों को छूती थी और चली जाती थी अपने काम पर। पापा देखते थे माँ को, फिर मुझे हाथ में चम्मच, टेबल पर सूप का कटोरा और बेटी की आंखों में स्वप्न। वो एक और खड़े हो जाते थे, मेरी स्वप्निल आंखों को देखते थे और फोटो खींचकर मुझे प्यार करते थे। माँ के साथ, दादी के साथ, पिता के साथ मेरी तस्वीरें देखकर कोई कहेगा ये पेड़ों की तरह हर मौसम को चुपचाप झेलती है और चुप रहती है। दादी कहीं जा रही थी। माँ ने देखा, फिर पिता ने। आश्चर्य था। हर बार गाने वाली दादी, किस्से सुनाने वाली दादी किसी से बोल रही थी। जब मेरे पास आई तो पहले मुझे चूमा। पोलैंड की याद है, दादी ने मुझसे पूछा। हाँ, मैंने बिना सोचते हुए कहा। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुझे डेलिया आयनबर्ग ने प्यार किया था, जिसकी पुस्तक में लगातार पढ़ती थी दादी। हाँ, तो झूठ क्या है दादी? मेरी आंखों में कुछ था जिसे देखकर दादी ने मुझे बाहों में भरा। सेब के कल, पेड़ लाई मेरे साथ और देखती रही कच्चे पक्के सेब को। तेरी और इसकी उम्र एक सी है, याद है ना? दादी मुझसे नहीं, अपने आप से बतिया रही थी। तब सिलेन सिलेसिला जर्मनी में था, अब वो जगह पोलैंड में है। मेरी माँ तब गर्भवती थी, मैं माँ के पेट में थी। माँ कहती थी, मैं वहाँ हाथ पैर मारती थी। माँ के जीवन का वो समय बड़ा बेचैनी भरा था। बर्लिन पर लगातार दूसरे महायुद्ध का बम बरस रहा था। कभी कभी एक ही घर में लोग सुबह घर छोड़ते और रात आ जाते। उसी रात में फिर बम की वर्षा होती। माँ वाकई अशांत थी। क्या करूं, कहाँ जाऊं? बर्लिन छोड़ूं या कहीं और जाऊं? तभी मेरी दादी आई सिलेसिया से। वो माँ को वहीं ले गई। बम तब पूरे बर्लिन में बरसाए जा रहे थे। 6 माह की थी जब माँ मुझे बर्लिन लेकर लौट आई। पूरे बर्लिन शहर में लगातार बमबारी हो रही थी। जब मैं 1 साल की हुई, वह दिन मुझे आज भी याद है। 8 मई 1945। जब जब माँ या पिता आते, वह मुझे छेड़ते। बम के धमाके में मेरी बेटी पैदा हुई है। हिटलर के बर्लिन में कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदी थी। मेरे पिता उस समय से कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। उनके लिए हिटलर के विरुद्ध 8 मई 1945 का दिन वाकई खुशी का दिन था। सोवियत संघ ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया था। नाजी जर्मनी बिखर रहा था या सोवियत जर्मन युद्ध थम गया था। पर मैं जहां जाती टूटे हुए घर, सड़क, पुल देखती। माँ और पिता अक्सर कहते थे, मेरी बेटी जन्म से कम्युनिस्ट है। मैं यंग पायनियर दल में हिस्सा लेती। फ्रांस और सोवियत संघ के नेता युवा दल में अक्सर आते। वो मुझे मंच पर गाते हुए सुनते या और प्यार करते। माँ दूर खड़ी खड़ी मुझे देखकर हंसती। तब मैं 12 वर्ष की हो रही थी, सुंदर और चुलबुली। मैं बचपन से संगीत सुनती। माँ मेरे लिए गाती या सेलो बजाती। पिता कभी कभी युवक समारोह में वायलिन बजाते। कुछ युवक मेरे साथ सेलो बजाते। मैं 15 वर्ष की हो चुकी थी। माँ ने मेरा नाम सेलो स्कूल में लिखवा दिया था। मैं सेलो बजाते हुए अक्सर इतनी मग्न हो जाती कि मैं माँ बैठकर आकर बैठ जाती या पिता मेरी फोटो खींचते और मुझे कुछ पता नहीं चलता।
हम कई लड़के लड़कियां गाते हुए बर्लिन कंसर्टेरी जाते। मैं सेलो बजाती, लोग नाचते। मेरी सहेलियां दर्पण के आगे मुझे बैठा देती। कोई मेरी आंखों को देखती, कोई मेरे पोले चेहरे को और कहती बावली। खेलते गाते हुए मैं हाई स्कूल पास कर लिया। गाना और हंसना, हंसना और सेलो बजाते हुए खो जाना, यही मेरी कहानी थी तब। पिता अक्सर कम्युनिस्ट पार्टी की मूवी में बाहर रहते। माँ महिला संगठन में हिस्सा लेती। वह मॉस्को गई थी तब। क्या सोचा करती है मेरी बेटी? पिता पास आकर पूछते। मेरी फोटो खींचते। मैं पूछती, पापा जूस से जर्मन नफरत क्यों करते हैं? पापा मुझे हिटलर के कैंप की फोटो दिखाते। एक दिन पापा ने कहा, मेरी बेटी स्कूल जाएगी। हाँ पापा। तो 3 महीने जाकर इसराइल घूमो। नफरत नहीं जर्मन से, इसराइल से ज्यूस प्यार करना करना से सीखो। मैं हर आदमी से मिलती, उनकी भीतरी नफरत को देखती और सोचती, कैसे दूर होगी ये नफरत की दीवार। अब घूमना घूमना और सेले बजाना मेरा शौक था। 20 साल की हो गई थी। घूमने गई फ्रांस। वहाँ एरिन प्रोविंस में रहती। कभी 1963 का देखा इसराइल याद आता। कभी फ्रांस में लड़कियों के साथ घूमती। साउथ फ्रांस का कोना कोना तब मुझे प्रिय था, आज भी है। माँ ने कहा, घूमने के साथ फ्रांस का साहित्य भी पढ़ा कर और फ्रांस की संस्कृति में हिस्सेदार बन। मैं फिर उपन्यास पढ़ती बालजाक के और रात रात घूमती पेरिस में। तभी भाग लिया था मैंने एयर मार्सिलो के संगीत समारोह में, कॉन्सर्ट। यही मैंने मन लगाकर सेलो सीखा। यही 3 साल कैसे एक्सिन प्रोविंस में कैसे बीत गए मुझे पता ही चला। फ्रांस छोटा लगने लगा। मेरे संगीत समारोह के मित्र अक्सर अमेरिका के वायलिन, गिटार, सेलो समारोहों की चर्चा करते और एक दिन मैंने फ्रांस का सामान समेटा और पहुंच गई सीधे अमेरिका। माँ ने कहा, मैनहट्टन कॉलेज संगीत का है, वहाँ दाखिला ले ले। मैंने कहा, ठीक है माँ। यहाँ भी घूमती और 2 साल सेलो सीखती रही। हार्लेम कॉलेज ऑफ म्यूजिक का हर छात्र मुझसे सेलो गाएगा कहकर जाने लगा। पर मुझे बेहद प्रभावित किया मेरे सेलो टीचर ने। वह न्यूयॉर्क के मैनहट्टन स्कूल के मेरे प्री टीचर रहे 1969 तक। रोमांटिक कवि बड़े कल्पनाशील माने जाते हैं। मेरी दादी कवि नहीं थी, पर कवि की तरह पोलैंड और जर्मनी की एकता का स्वप्न देखा करती थी। माँ सोवियत संघ के विखंडन के बाद भी स्वप्न देखती थी, क्योंकि दादी माँ और उल्फगंग वॉन हिस जर्मनी की समाज व्यवस्था से असंतुष्ट रहे। जब जब मैं और मेरा मित्र उम वनपम वायलिन बजाता था, मैं कल्पना करती थी एक बड़े समारोह में मैं सेलो बजाऊंगी और वो वायलिन। पर समाज व्यवस्था ने जैसे दादी को सिलेसिया छोड़ना पड़ा, जो एक समय जर्मनी का एक गांव था, आज वो पोलैंड का हिस्सा है। मेरी दादी को बार बार पोलैंड याद आता और वह अपने नए घर में एक सेब का पेड़ लगाती और उसके फल की कल्पना करती। मेरा मित्र तो धीरे धीरे सोवियत संघ के एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोह में प्रसिद्ध गिटार वादक बन गया और 3 साल उसके साथ रहने का मेरा प्रेम टूट गया। स्वप्न ही नहीं टूटा, मैंने हार्लेम स्कूल ऑफ द आर्ट्स में जाना ही छोड़ दिया। अपने सेलो को मैंने एक संदूक में बंद कर दिया। मैं नहीं जान सकी मेरा असंतोष समाज व्यवस्था से है या मेरे प्रेम की असफलता या निराश होने से है। तभी मेरे टीचर ने मुझे फिर सेलो थमा दिया और मेरी वहाँ सेलो टीचर के रूप में नियुक्ति होगी। असंतोष और स्वप्न प्रसंग का मन, मैं कुछ सोच भी नहीं सकी। तभी कलाओं के
हार्लेम स्कूल की छुट्टियां आ गई। स्कूल से मैंने कुछ रुपये कमाए थे। न मैं दादी के पास लौटी, न माँ के पास रहने गई। माँ कहती थी ये कवियागी है, बावली है। अचानक ब्रिटिश रॉक फॉर टॉम जोन्स में से मेरी भेंट हुई। उसने मेरा सेलो सुना और अपने बैंड में मुझे चुन लिया। मैं स्वप्न देखने लगी। अमेरिका में 3 माह घूमने हुए। ये 1971 का साल था। दादी के समय में जर्मनी एकताबद्ध नहीं था। माँ और दादी मार्क्स और एंगेल्स की तरह जर्मनी की एकता के लिए संघर्ष करने लगी थी। दादी समाजवादी थी, माँ और पिता कम्युनिस्ट थे। समाजवाद दोनों का स्वप्न था। माँ के समय जर्मनी एकताबद्ध हुआ, परंतु उसी तरह नहीं जैसा दादी और माँ सोचती थी। माँ पूरी तरह जर्मन डेमोक्रेट सरकार में सक्रिय थी। पिता कला और मूवी के आयोजक थे। सोवियत संघ के विघटन और उत्तर जर्मनी में विलीन होने के बावजूद माँ कहती थी लोकमानस में समाजवाद का सपना बसा हुआ है। वह कभी न कभी क्रांति की प्रेरणा जर्मनी को देगा। माँ के स्वप्न में एक कम्युनिस्ट सरकार की कल्पना थी। मेरे भीतर अब कोई स्वप्न नहीं था। फिर भी मैं दादी और माँ की तरह भीतर से दृढ़ थी। अपने को अनेक कामों में झोंके हुई थी। मैनहट्टन में एक के बाद एक मैंने कई नौकरियां की। कभी दादी फोन करती फ्रांस की जनता धीरे धीरे क्रांति के बाद नेपोलियन से कहती लौटाओ घर, तू भी घर लौटा। तब तक अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में बम बरसा कर बगीचे में खेलते बच्चों को जला दिया था। कोई देह छत से लड़की थी, किसी का धड़ खिड़की पर अटका था। मैं न्यूयॉर्क में थी और संयुक्त राष्ट्र संघ के हेडक्वार्टर्स में गाइड का काम करती थी। उस दिन वियतनाम का एक युवा वर्ग आया था। युद्ध में अमेरिका ने इस तरह के जहरीली गैस की वर्षा की थी जिससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। मेरे लिए एक चुनौती थी इनको नागासाकी और हिरोशिमा की तस्वीरों का दर्दनाक फोटो का भाव कैसे समझाऊं। कभी मैं कल्पना करती और कभी उन्हें स्वप्न दिखाती। भीतर से मैं कभी दादी से कहती मैं अंधी नहीं हूँ। मुझे याद है दादी एलिया एहरन वर्ग ने मुझे कब मंच पर आकर चूमा था। मैं उनके स्पर्श को आज भी याद करके खुशी से भर जाती हूँ। पर वियतनाम के कुएं लाशों से पट गए थे युद्ध में। फिर भी किसान बम बरसने के बावजूद खेत में बोवाई करते थे, सिंचाई करते थे और युद्ध में वियतकांग का हाथ बटाते थे। एल्मर ओलिवर ओलिवरिया को जब अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला था तो उसने मुझे मॉस्को बुलाया था। मैंने उस दिन कमरे में बंद सेलो का डिब्बा खोला था और रात भर बजाती रही थी। मुझे याद नहीं सड़क पर पेंटिंग करते हुए मैंने उस चित्रकार को कहाँ देखा था, शायद इटली में या स्विट्जरलैंड में। फौला मासूम चेहरा, आंखों में चमक, लगता कई दिनों से उसने खाना नहीं खाया है। मैं उसके पास बैठ गई। पैंट जीन्स की थी, वह खुदने से फटी थी और तेजी से वह हरे और पीले रंगों से खेल रहा था। मैंने पूछा कहाँ के हो? जर्मन का हो। हाँ, इटली के नहीं लग रहे हो। कब से यहाँ हो? 3 महीने से कला के केंद्रों में भटक रहा हो। यूरोप में प्रकृति और मनुष्य के विनाश की लीला देख रहा हो। कहाँ रहते हो? कभी स्कूल के अहाते में सो जाता हूँ, कभी पार्क में। पुलिस नहीं रोकती। 2 बार पकड़कर थाने में ले गई थी। फिर मुझे देखा, मेरी पेंटिंग और लकड़ी पत्थर की कलाकृतियों को और धमका कर छोड़ दिया। मैं कुछ देर चुपचाप उसे देखती रही। मैं एक प्राचीन संस्कृति की तलाश कर रहा हूँ जहाँ एक मनुष्यता की पवित्र भावना हो। वो जादुई पवित्रता उत्तर अमेरिका के अर्डिनेन और भारत में आज भी बची है। क्या अपने समय में कहीं कोई पवित्रता है?
क्या धर्म केंद्रों में वह जादुई पवित्रता जीवित है? क्या प्रकृति आज उस विचार की वाहक है? क्या एक संचारिका ज्योति मनुष्य को बदल रही है? ऐसे कई सवाल मुझे अशांत बनाते हैं। मैं उसे अपने साथ उस चर्च में ले आई। चर्च का पादरी कभी मेरे साथ पढ़ता था। जब पारी में घूम कर घर आती तो कभी फोटोग्राफर पिता की तस्वीरें देखती। उनके लंबे चेहरे से अपने चेहरे का मिलान करती। पिता की कई अंतरंग यात्रा में उनकी कर्मठता मुझे याद आ जाती। न मेरी दादी ने मुझे निराश देखा, न कभी मेरे भीतर के संगीत को बिखरने दिया। उसने उसके एक और संवरे बाल थे, बैठक आंखें थी, वायलिन के लिए बावलापन था। आज उसकी तस्वीर देखते हुए लंबे चेहरे के अलेक्जेंडर ने कहा, कहूँ किससे मैं के क्या है, शबे गुम्बुरी बुला है। मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। शबे गम का अर्थ बताते ही उसने घड़ी मेरे सामने रख दी थी। विरह की कोई रात इतनी मारक नहीं होती कि एक जीवन उसके साथ खत्म कर दिया जाए। मैंने घड़ी देखी थी, 12 बज रहे थे। वायलिन की आवाज़ फिर भी भीतर गूंज रही थी। मैंने गालिब की शायरी का एक मिसरा होंठ पर रखा। कोई चारस यानी उपदेश दे होता, कोई गम गुलार यानी दुख का साथी होता। फिर माँ याद आई। कब वो पिता से अलग रहने पर गालिब से बातें करती। कहीं कहीं गम कष्टदायक है, कब मैं दादी के कंधे पर सिर रखकर रोई थी। गमे इश्क गर न होता, गमे रोजगार होता। जनतांत्रिक उत्तर जर्मनी में उनका गम कहाँ मुनका था। वो तो सुबह साइकिल उठाती और संसार की चिंता में डूब कर काम करती। मैं अपने अकेले कमरे में फिर न वायलिन का चेहरा देखती, न अपनी तस्वीर देखती। कंधे तक फैले गुलाबी बाल, हंसती हुई भरी आंखें, चेहरे पर खिली हुई यौवन की चमक। पर क्या मैं अपने बचपन में खोई हुई तस्वीर भूल पाई? माँ टेबल पर सूप रख देती, हाथ में चम्मच थमा लेती, पर मैं वहाँ कहाँ थी? बस दूर खड़े पापा मेरी खोई हुई तस्वीर खींच कर हंसते। क्या देख रही है मेरी बेटी? फिर मैं और पापा रहते। दादी दूर खड़ी देखती और मुझे गोद में बैठाकर गाँव का कोई गीत गाने लगती। माँ हंसती, फिर पिता पार्टी दफ्तर चले जाते और माँ साइकिल की घंटी बजाकर एक बार मुझे बुलाती, फिर मुझे देखे बिना चली जाती। आखिर नाज़ी सेना ने पुस्तकों की होली जलाई और माँ चुपचाप देखती रहती। ये सब मैंने तब जाना जब स्कूल की लड़कियों के साथ न्यूयॉर्क गई थी। आने पर माँ और मेरे बीच दादी को यहीं खड़ा कर दिया था पापा ने। जहाँ दादी का लगाया सेब का पेड़ फलों से चुप गया था। दादी बूढ़ी हो गई थी। छुरियों भरे चेहरे में उनकी हंसी मुझे बार बार याद आती। पिता और माँ स्विट्जरलैंड घूमने गए थे। मैं कभी दोनों से आगे निकल जाती और पहाड़ी से आवाज़ लगाती, खोजो मैं कहाँ हूँ। पिता कैमरे में मुझे पहाड़ की वादी और झरने में नहर में बंद कर लेते। माँ अक्सर कहा करती थी, इसके भीतर कई बंद संदूक है जिनकी तालियां या तो नहर में फेंक देती हैं या पश्चिम जर्मनी के बैंक के लॉकर में छोड़ आती हैं। मैं तब बैंक की सेक्रेटरी थी। आज भी मैं कभी कभी कुछ खोजते हुए माँ को फ़ोन करती। आज भी दादी कहती, रायता अब जवान हो गई है। फिर पूछती, इफलैंड कब बनी? फिर कोई किस्सा सुनाती या संदूक में रखी कोई मेरी चीज़ निकाल कर हंसती। तब कितनी बातें थी, पत्थर की मूर्ति सी स्थिर अडिग दादी।